c बाय लैम्डा 2k। तो उस हिसाब से ऑप्शन जो प्रिंसिपल क्वांटम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के। इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे और अब आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 के। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों 2020 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट इज। कोई हमें एक एलिमेंट दे रखा है ये, और इसके अंदर हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पूछे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट है सपोज x, तो उसके हम यहाँ नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर। ठीक है, ये बात हमें पता है। और हमें ये पता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के। तो उसने हमसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? प्रोटॉन्स इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के, जैसे हमने यहाँ देखा। और इस एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर क्या है? 71। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स हो गए 71। नेक्स्ट हमें बताना है न्यूट्रॉन्स। तो हमें ये पता है कि जो मास नंबर है वो इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। इस एलिमेंट के लिए मास नंबर है 175। 175 हमारा मास नंबर है। प्रोटॉन हमने कैलकुलेट करे अभी कितने? 71, प्लस न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो n आएगा 175 माइनस 71। सॉल्व करो, इसे कितना आएगा? 104। तो न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे 104। और लास्ट हमें बताना है इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, न्यूट्रल स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज के केस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स के। न्यूट्रल कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स के। तो इसके पास 71 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 71। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सपोज इस कंपाउंड पे कोई चार्ज होता, अगर हम बोलते +2 का चार्ज है, तो क्या होता? +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए, तो प्रोटॉन से 2 कम होते इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं प्रोटॉन माइनस चार्ज के। ठीक है, अब फिलहाल कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए प्रोटॉन के। अब हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 71, 104, 71, ये ऑप्शन ए 71, 104, 71। अब अगर आप ध्यान दो तो सारे ऑप्शंस में 71 और 104 आ रहा है। ठीक है, और यहीं पे वो बच्चों को फंसाते हैं, ये तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, पहले हमें प्रोटॉन्स के नंबर बताने हैं, फिर न्यूट्रॉन के और फिर इलेक्ट्रॉन के। अगर आपने आगे पीछे कर दिया, पहले इलेक्ट्रॉन बता दिया या पहले न्यूट्रॉन बता दिया, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको इस ऑर्डर में पूछा है तो यही ऑर्डर फॉलो करना है और इसी ऑर्डर में आंसर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें बताना है CO। पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। CO में कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8। ऐड कर दो, कितना आएगा? 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स।
तो हमारा जो CO है इसके पास है 14 इलेक्ट्रॉन्स और हमें ये बताना है इनमें से किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनमें से जिसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब कैलकुलेट करते हैं। ए पार्ट है CN-। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, और ये जो माइनस साइन है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया तो +1। सॉल्व करो क्या आएगा 14। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ही CN-, क्योंकि इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। पर बाकी ऑप्शंस भी हम एक बार चेक कर लेंगे। N2+, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बार नाइट्रोजन है तो 7 + 7, और यहाँ पे ये जो प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 13। सी ऑप्शन है O2, ये 2 यहाँ ऊपर नहीं नीचे आएगा, O2-। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, 8 + 8, और इस माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब +1। सॉल्व करेंगे आएगा 17। लास्ट ऑप्शन है N2-। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन के पास 7 + 7 और माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कितना आएगा ये 15। तो इनमें से सिर्फ 14 वाला कौन सा है CN-, इसलिए ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ध्यान आपको इस प्लस और इस माइनस का रखना है। अगर माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमने क्या करा प्लस कर दिया, और इस प्लस के केस में हमने माइनस करा है, क्योंकि प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, बाहर निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्या तो गिवन है, और फिर लिखेंगे कि क्या हमको फाइंड करना है। इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 1368 किलोहर्ट्ज, किलो मतलब 1000। ठीक है, अगर हमें यूनिट्स चेंज करनी होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहे कि कोई ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, फाइंड हमें करनी है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ फाइंड करनी है। सोचो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। हमें पता है C = न्यू लैम्डा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पर C होती है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। C की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, कितनी होती है C की वैल्यू, C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ हो जाएगा C/फ्रीक्वेंसी। C की वैल्यू हो गई कितनी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसे सॉल्व करना तो आसान है, वो आपको फंसाएगा कहाँ, यूनिट्स में। तो यूनिट्स ध्यान से देखते चलना। फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज में, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, 10⁻³ लगा देते हैं, और हर्ट्ज किसके बराबर होता है, हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज होता है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को ही हम हर्ट्ज बोलते हैं, साइंटिस्ट के ऑनर में जिसने इसे ढूंढा था। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज की जगह लिख देते हैं सेकेंड इनवर्स, मीटर ऊपर है और सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट हो गया, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 मीटर्स दिख रहे हैं और 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब इसे सॉल्व करना है। 3/1368 × 10⁻, यहाँ 8 है यहाँ 3 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 8 - 3 कितना आएगा 5, सीधा 5 लिख देते हैं।
अब इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो इसे फटाफट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0021929 इंटू 10⁵ मीटर्स। ठीक है, 10⁵ है, मतलब 5 पॉइंट्स आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 219.29 मीटर्स। ये हमारा आंसर आया। अब मैच करते हैं कौन सा आंसर है। देखो 219.29 मीटर्स में अब आपको ऐसे दो ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपने जल्दी जल्दी में टिक कर दिया ऑप्शन सी तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखो 29 आया है सॉल्व करके, और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप बोलोगे 219.3। राउंड ऑफ करना सीखा है, और 29 को हम 3 बोलेंगे, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, आंसर बी होगा। तो ये जो है आपको इस तरह या तो यूनिट्स में फंसाएगा या राउंडिंग ऑफ में फंसाता है, डेसिमल का राउंड ऑफ करने में। ठीक है, ये सब तो बहुत आसान था, आप आराम से कर लोगे, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मैथ्स है, कैलकुलेशन है, एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। फंसाएगा कहाँ? या तो यूनिट्स में, या फिर इस तरह आपने करा, क्या फटाफट करा, सॉल्व करा, 2 दिखा, आपने 2 वाले पे टिक कर दिया, और वो हो जाएगा आपका गलत आते हुए भी। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 EV एंड 50 EV। EV जो है एनर्जी की यूनिट ही होती है, जूल्स की तरह। ठीक है, हमें E1 दे रखा है इसने 25 EV, और E2 दे रखा है 50 EV। पूछा क्या है? द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ इज λ1 और λ2 के बीच में रिलेशन पूछा है। हमें पता है एनर्जी इक्वल होती है H इंटू फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, और अभी हमने पीछे देखा था ये वाला फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएगी C बाय लैम्डा के। इसमें पुट कर देते हैं तो एनर्जी हो गई, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा ये फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, बाकी सब हटा देते हैं। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब E1 जो है वो इक्वल होगा HC बाय λ1 के, और E2 इक्वल होगा HC बाय λ2 के। H और C जो है वो कांस्टेंट है, C है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और H है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, तो H और C तो कांस्टेंट है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखो फिर क्या होगा। मैंने क्या करा, ये दो इक्वेशंस बनाई और अब इसे डिवाइड कर दिया। HC से HC कट हो गया, क्या बनेगा ये E1 अपॉन E2 1 बाय λ1 अपॉन में 1 बाय λ2। इसको ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल करके, E1 बाय E2 आ जाएगा λ2 बाय λ1। ठीक है, इस तरह आ जाएगा ये रिलेशन इन दोनों के बीच में। अब उन्होंने हमें E1 की वैल्यू दे रखी है 25 और E2 की वैल्यू दे रखी है 50। वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 की जगह हमने 25 पुट करा, E2 की जगह 50, सॉल्व करा, λ2 बाय λ1। ये कट हुआ, 2 आया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। λ1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ λ2। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया? λ1 इज 2 टाइम्स ऑफ λ2। देखते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन। ये रहा, λ1 इज 2 टाइम्स ऑफ λ2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह से करना था ये क्वेश्चन, इसमें सिंपली ये फॉर्मूला लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम प्लस इज -xj। अब ये जे क्या है? ये जूल्स है। ये जूल्स की यूनिट, हमें एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जे लिखते हैं। देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 फॉर बेरिलियम इज। उसने हमसे एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन की। फॉर्मूला याद है? जब कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 n² बाय
नहीं, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ईवी में आता है ये आंसर। अगर जूल्स में करना हो तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है, ये सब ऐसे ही रहता है। माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये होता है जूल्स के लिए। अब क्योंकि उसने एक्स जूल्स दे रखा है तो हमें जूल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी जूल्स वाला दे रखा है तो हम जूल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे z क्या होता है? z होता है हमारा एटॉमिक नंबर और n होता है ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिट में है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, मतलब n इक्वल टू 1 है, और कौन सा एटम है? हीलियम प्लस एटम। हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी? z होता है एटॉमिक नंबर और हीलियम के लिए z हो गया 2। तो एनर्जी वो कह रहा है इक्वल है किसके? माइनस एक्स जूल्स के। माइनस आर एच, जेड को अगर मैं 2 पुट करूं और एन है 1, तो माइनस एनर्जी माइनस एक्स माइनस आर एच 4। तो वो कह रहे हैं कि एक्स इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ आर एच के। ठीक है, आर एच हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है यहाँ, और उसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। अब पूछा क्या है उसने हमसे? ये तो गिवन पार्ट था, गिवन से हमने ये निकाल लिया कि x हमारा इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ आर एच के। अब पूछा क्या है उसने? बेरिलियम 3+ के लिए। बेरिलियम 3+ के लिए z क्या होगा? 4। और कौन से ऑर्बिट के लिए पूछा है? n इक्वल टू 2। इसके लिए उसने हमसे एनर्जी पूछी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x। अगर आप ऑप्शंस देखो तो x की टर्म्स में पूछी है। नॉर्मल पूछी होती तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, सॉल्व कर देते, हो जाता। पर इस बार हमें x की टर्म्स में पूछी है। देखो कैसे करेंगे। एनर्जी हमें पता है माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगा। z की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर हो गया 16। n की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस आर एच, ये कट हो गया 4 आ गया, माइनस आर एच इंटू 4। और अभी हमने देखो निकाला x किसके बराबर है? 4 आर एच के। तो इसको हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना, आराम से लिख सकते हैं। तो एनर्जी कितनी आई? माइनस एक्स ही आई। तो ऑप्शन ए माइनस एक्स एनर्जी आ गई। समझ गए? तो हमें इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना था आर एच की वैल्यू पुट करके, एक्स की टर्म्स में निकालना था। तो जो गिवन था उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ पुट करा और सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, ये रेडियस का क्वेश्चन है, तो आपको बोहर रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है बोहर रेडियस का फॉर्मूला? आर एन माइनस 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और इससे आंसर आएगा हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, और अगर हमें चाहिए आंसर पिकोमीटर में तो हम क्या करते हैं? 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, इससे आंसर आता है पिकोमीटर में। अब हम देख लेंगे कौन सी यूनिट्स में पूछा है, वही फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इज 105.8 पिकोमीटर। पिकोमीटर में पूछा है तो पिकोमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। इस क्वेश्चन में सिंपली वो हमसे लिथियम 2+ का थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है। ऊपर वाली लाइन जो है वो उसने ऐसी एक्स्ट्रा में दे दी, खुद से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि हीलियम प्लस के लिए 105 होता है। देखो 52.9, पहले हम देखते हैं हीलियम प्लस, और कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड बोहर ऑर्बिट, मतलब n हो गया 2, और हीलियम के लिए z कितना हो गया? 2। इसमें पुट करते हैं, ये हम निकाल रहे हैं R2 हीलियम प्लस के लिए। 52.9 यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 52.9 इंटू 2 105.8 पिकोमीटर। ठीक है, ये बात तो सही है जो उसने हमें बताई कि हीलियम के लिए सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस ये होता है, हमने निकाल के देख भी लिया कि हाँ भाई यही होता है। अब क्या पूछा है? लिथियम 2+ के लिए पूछा है थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट मतलब N3,
और लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 पर ही आ रहा है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 52.9 n स्क्वायर बाई Z, n है 3 तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 3, ये आ जाएगा 52.9 इंटू 3। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा पिकोमीटर में। ठीक है, समझ गए, बस आपको सिंपली से सॉल्व करना है और पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा, और फिर जोन सा भी ऑप्शन हो वो वाला ऑप्शन आप टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटम नंबर्स से। इसमें इसने हमें बोला है मैच करना है फॉलोइंग। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको किससे डिनोट करते हैं, एक काम करते हैं अगले पेज पे लिख लेते हैं कौन से 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं n से, और ये हमें क्या बताता है कि कौन सा शेल है इलेक्ट्रॉन का। फिर दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा होता है एजीम्यूथल, और इसको डिनोट करते हैं L से, और ये हमें बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है S, P, D या F। फिर थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं ML से। एजीम्यूथल वाला जिसको L से डिनोट करते हैं वो हमें बताता है S, P या D, मतलब ऑर्बिटल नहीं, उसको हम सबशेल बोलते हैं, तो वो हमें बताता है कौन सा सबशेल है। और ML हमें बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है। और जो लास्ट क्वांटम नंबर होता है स्पिन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे MS से, और ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, कि 2 तरह की स्पिन हो सकती है, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स, तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें साइज भी बताता है। कैसे, अगर कोई पहला शेल है, किसी इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पहला शेल है तो साइज छोटा होगा, अगर 2 शेल्स हैं तो साइज बड़ा होगा, 3 शेल है तो साइज और बड़ा होगा। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें साइज भी बताता है ऑर्बिटल का, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अगर हम बात करें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, तो वो हमें बता रहे हैं सबशेल कि S है, P है या D है, और हमने ये सीखा है कि S सबशेल की शेप कैसी होती है स्फेरिकल, P की होती है डम्बल शेप, और D होता है इस तरह डबल डम्बल। ये सारी शेप्स हमने सीखी है। तो L जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो सबशेल के साथ साथ हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। ठीक है, जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिटल बता देता है कौन सा ऑर्बिटल है, और स्पिन वाला हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता है, इतनी बात पता है, तो आप लास्ट वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखो करके देखो एक बार खुद से अब कि कैसे होएगा ये। ठीक है, तो फिर देखो अब ये है हमें ML दे रखा है। ML मतलब कौन सा क्वांटम नंबर है बताओ फटाफट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अभी हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है, तो A का हो जाएगा थर्ड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की। MS कौन सा क्वांटम नंबर हुआ स्पिन, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर है या नीचे की तरफ है ये बताता है, तो B का हो जाएगा फोर्थ। अब बचा C और D। C में लिखा है L कौन सा क्वांटम नंबर हुआ एजीम्यूथल, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अभी मैंने आपको बताया क्या बताता है शेप कहाँ दिख रही है ये डी, तो C का हो गया फर्स्ट, और D है N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज मतलब ये रहा सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखे वो आपका आंसर। समझ गए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स आर। अब मुझे ये बताओ कि नोड्स क्या होते हैं।
नोड्स होते हैं वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ ज़ीरो, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिलहाल हमें क्या करना है, उसने पूछा है टोटल नोड्स और एंगुलर नोड्स बताने। नोड्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। नोड्स हमारे दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, ठीक है। और रेडियल और एंगुलर नोड्स का सम होता है टोटल नोड्स। टोटल नोड्स का फॉर्मूला है n-1, एंगुलर नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है l, और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो हमें बस से डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सब के लिए क्या करते हैं, टोटल नोड्स और एंगुलर नोड्स निकालते हैं, जिसके लिए दोनों की वैल्यू 3 आएगी वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देखते हैं सबके लिए। पहला ऑप्शन है 5p। 5p के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5, और l की वैल्यू देखो हमें पता है s p d f g, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1, और इस तरह। तो p के लिए l की वैल्यू हो गई 1। अगर हम निकालना चाहे टोटल नोड्स तो उसका फॉर्मूला है n-1, मतलब 5 - 1 कितना आया 4, और हमें चाहिए कितने हैं 3, तो पहला ऑप्शन तो कट ही हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं 3d। 3d के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 3, और l की वैल्यू देखो इधर, d के लिए l की वैल्यू होती है 2। अगर हम निकालें टोटल नोड्स, टोटल नोड्स होते हैं n-1, n कितना है 3, 3 - 1 2, इसके लिए 2 आया, और हमें चाहिए कितना है 3, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, हटा देते हैं इसे। अब देखते हैं ऑप्शन सी जो कि है 4f। 4f के लिए n और l की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, n की वैल्यू तो 4 होगी, और l की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं 3 होगी। टोटल नोड्स इक्वल होगा n-1 के, विच इज़ 4 - 1 3। तो इस केस में टोटल नोड्स हमारे 3 आ गए। अब एंगुलर नोड निकालते हैं। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड इक्वल होता है l के, l मतलब f, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3। तो इस केस में टोटल नोड्स और एंगुलर नोड्स दोनों ही 3 आ गए, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। एक बार डी और चेक कर लेते हैं, डी है 6d। अगर मैं सीधा इसके लिए, चलो इसके लिए टोटल नोड्स निकालते हैं। टोटल नोड्स है n-1, 6 - 1 5, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस के लिए एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स निकालने थे, जिसके लिए दोनों की वैल्यू 3 आ जाती, वो आंसर हो गया जो कि है 4f। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में, आपने देखा होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है किसी को, होता है √L l+1 h/2π। ये होता है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 और पाई भी कांस्टेंट है, और ये जो l है, ये l क्या है, ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है कि s के लिए 0, l के लिए 1, p के लिए 2, ये होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब उसने हमसे p इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है। p इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू क्या होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो इस फॉर्मूले में l को 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। करते हैं। √L है यहाँ 2, 2 + 1 h/2π, सॉल्व करेंगे। √2 3, अंडर खाली इतने पार्ट पे, h/2π के ऊपर नहीं है अंडर, जल्दी जल्दी में ये गलती मत कर देना। h/2π सॉल्व करेंगे, √6
h/2 पाई। देखो कौन सा ऑप्शन है, √6 h/2 पाई, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से बस आपको अगर ये फॉर्मूला आता था तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमें क्या कर रखा है इन्होंने, 4 जो क्वांटम नंबर्स हैं हमारे, अभी हमने पीछे सीखा NL, M और S, इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। सिंपली हमें ये बताना है। N5, अगर अब मैं आपको बोलूँ कि ध्यान से B वाले को देखो, B में इन्होंने N की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 3, L की वैल्यू दे रखी है 2, मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3D। ठीक है, और क्या 3D एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। पहला काम तो आप यही करोगे, ये चेक करोगे कि क्या वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है जो दे रखा है। यहाँ N5 है और L की वैल्यू 3 है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं SPDFG, इसके लिए 0 1 2 3 4, F3, N की वैल्यू है 5, L की वैल्यू है 3, मतलब हम बात कर रहे हैं 5F की। क्या 5F एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली हाँ करता है। अब देखो L की वैल्यू होती है N-1 तक, 0 से लेके, ये क्वेश्चन पता है कब होएगा, अगर आपको ये सब पता हो। पहला पॉइंट कि N की वैल्यू होती है 1 2 3 4, N की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर हो सकती है, N 0 नहीं हो सकता और कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1 2 3 4। दूसरी बात कि जो L है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके N-1 तक, N है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। M की वैल्यू होती है -L to +L, और लास्ट स्पिन की वैल्यू होती है +½ या फिर -½ सिर्फ यही वैल्यूज़ अलाउड है, इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है तो वो अलाउड नहीं है। अब ऑप्शन बी में देखो, जब L2 है, जब L2 है तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से लेके +2 तक, मतलब कि -2 -1 0 1 और 2। L2 के लिए M की ये 5 वैल्यूज़ पॉसिबल है और इन्होंने हमें क्या दिया है, -3, -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन बी गलत हो गया। इन्होंने पूछा था कौन सा अलाउड नहीं है, परमिसिबल मतलब अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है। बाकी सब में आप देखोगे तो सही आ रहा होगा। ठीक है, चारों वैल्यूज़ अलाउड होगी, ऑप्शन बी में अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि L2 के लिए M-3 नहीं हो सकता, M को खाली इन पांचों में से कोई एक वैल्यू अलाउड होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।